सवाल यह नहीं है कि इस देश में को पाकिस्तान से खतरा है, बांग्लादेश से खतरा है, चाइना से खतरा है। इस देश को विदेश से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। आपका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। इस देश को आंतरिक चुनौतियां इतनी हैं कि 1000 पाकिस्तान भी मिल जाए तब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इस देश की राजनीति इतनी बौनी है और पॉलिटिकल लीडर इतने बौने हैं इस देश के कि उन चुनौतियों के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे, उन चुनौतियों को देश के सामने नहीं बताएंगे। और नेताओं की बात छोड़ दीजिए, इस समाज में बड़े सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े भाषण देते हैं, टेलीविजन पे भी आते हैं, क्लासों में भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते भाई कि इस देश में 500 जगह पाकिस्तान बन चुके हैं। भारत सरकार का कानून नहीं चलता वहां। आप जान नहीं सकते सरकारी कर्मचारी की ऐसे, लेकिन अगर आप बोल देंगे तो अभी अभी मुझे दिल्ली आने से पहले पता चला कुछ विद्वानों ने एक बयान दिया है कि दुनिया में इस्लाम पीस का मैसेज दे रहा है। अब इस पे ना तो मुझसे हंसा जा रहा है, ना रोया जा रहा है। अब ये बात अलग है कि पीस का मतलब क्या हो सकता है स्पेलिंग आगे पीछे हो। लेकिन जो लोग इस्लाम के बारे में जानते भी नहीं है, खिलाफत और मुखालफत का जिनको फर्क नहीं पता उर्दू भाषा में, वो कुरान पे भी दावेदारी है, शरिया पे भी दावेदारी है और हदीस पे भी उनकी दावेदारी है। वो लोग कहते हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, और पूरी दुनिया में आप पीस देख रहे हैं। स्वीडन से लेके इंग्लैंड से लेके फ्रांस, जर्मनी, सब जगह पीस बिखरी हुई है। अगर ये पीस है तो मैं चाहता हूं कि भारत का हर हिंदू जो है वही हो जाए। पीस की सही डेफिनेशन लोगों को पता हो जाएगी। लिहाजा हम 5000 साल पुरानी सभ्यता के अपने नैरेटिव से बाहर निकलें, आदर्श की दुनिया में न रहें। जब समाज आदर्श होता है तब नियम कानून भी आदर्श होते हैं। यह समाज आदर्श समाज नहीं है, यह इतना गंभीर समाज है कि इस देश में लोकतंत्र का पर्व चुनाव कराने के लिए 7,500 कंपनियां लगानी पड़ती हैं। ईद का त्योहार शांति से गुजर जाए उसके लिए शहर में अलर्ट जारी करने पड़ते हैं। दिवाली ठीक से मन जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन आराम से सांस लेता है। इस देश की स्थिति ऐसी क्यों है भाई? क्या ईद पर, रमजान में, दिवाली में, होली में पाकिस्तान कोई हमला करने वाला होता है क्या? किससे डर है? और अगर यह डर है तो इस डर को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा? यह हम टुकड़ों में पीस क्यों खरीद रहे हैं? अगर इस देश में कैंसर फैल गया है तो कैंसर का ऑपरेशन किए बगैर कैंसर ठीक नहीं होगा। आपको खुशफहमी हो सकती है कि हम तो सदियों से साथ थे, और आपके इतिहासकारों ने पढ़ाया कि साहब बिना फड़क बिना ताल मिल गई आजादी। अंग्रेज भोले लोग थे बेचारे, वो भूल गए थे कि आजादी भी देना, इन्होंने याद दिलाया, उन्होंने दे दी। ये देश बटा पहले है या आजाद पहले बाद में हुआ है? पहले तो ये तय करें। जिस आजादी को आप आजादी कहते हैं वो भारत के किसी सरकारी डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। दिल्ली में जब आप जश्न मना रहे थे
तो बंगाल में लोग अपने घरों के बच्चों, औरतों, लड़कियों, मर्दों की लाशें गली गली, सड़कों सड़कों ढूंढ रहे थे, उसी दिन जब आप झंडा फहरा रहे थे। पंजाब में आप पूछिए कितनी 50,000 से ज्यादा औरतों का रेप हुआ। उनकी आवाज दिल्ली वाले सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर में जो पावर मिलनी थी उसकी जल्दी में थे। 21 लाख लोग भारत सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से इस विभाजन में मारे गए। यह धर्म के नाम पे देश बटा, लेकिन जिन्होंने मांग की, जो दानिश्वर थे, वो गए नहीं। जो चले गए उनकी बात आप छोड़ दीजिए, और जो यहां थे वो आपके डिबेट्स में अगर आप जाएं तो अयंगर साहब की डिबेट देखें, पटेल साहब बैठे उनकी डिबेट देखें, और उस वक्त के जो मुस्लिम लीडर थे वो क्या कह रहे थे। वो देखिए, आप तो बड़े भाई हैं, आपको कुछ हमारे लिए रायतें देनी चाहिए। मैं कुछ कुछ कोट कर रहा हूं उसमें से। पटेल जी ने कहा कि यह कहना बंद कर दीजिए कि आप छोटे भाई हैं और हम बड़े भाई हैं, हमने इसकी कीमत दी है, और मुझे पता है कि आपको इस समाज से बचाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। अयंगर साहब ने कहा साउथ इंडिया में आपने क्या विवश रूप किया है वो हमें मालूम है। आपकी तो यह हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर आप लोगों ने बनाया, आप लोग गए नहीं, और अब भारत में कहते हैं कि हमें अधिकार चाहिए। ये उस डिबेट का हिस्सा है। लेकिन बहुत सारी डिबेटों के बारे में बात होती है, लेकिन ये डिबेट नहीं बताई जाती आपको। ये किसकी जिम्मेदारी थी कि इस देश को ये बताएं? हमने कुछ कुछ नोशन अपने दिमाग में गलत पाल लिए हैं। एक दूसरा नैरेटिव चलता है हमारे देश में कि भारत को लॉर्ड मैकाले ने बर्बाद कर दिया, पूरी शिक्षा पद्धति हमारी बर्बाद कर दी। ये वो लोग हैं जो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। मुझे ये वैसे पता नहीं चला कि राणे जी ने क्यों कहा कि आज हम सच्चाई सुनना चाहते हैं। मैं तो बहुत दिन से सच्चाई कह रहा हूं। अगर मुझे सच नहीं बोलना होता राणे साहब, तो एक आम हिंदुस्तानी की तरह मेरी जिंदगी में भी कोई बहुत तकलीफ नहीं थी। और जिस प्रोफेशन में मैं आया था, उस प्रोफेशन से मेरा मोह भंग हो चुका था। मुझे नहीं लगता था कि उसमें हम जो सोचते हैं वो होगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि अखबार में लेख लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और लेख आपका छप भी जाएगा तो उस पर कौन सा फर्क पड़ने वाला है। लिहाजा मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, और उस रास्ते के अपनाने से मुझे यह फायदा हुआ कि मैं आपके शहर में हूं, और इस शहर का हर मुअज़्ज़िज़ आदमी, गणमान्य व्यक्ति इस हॉल में बैठ के मुझे सुन रहा है। और मैं किसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज में आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिवाय राष्ट्र के अलावा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जिसे आजकल गुंडों बदमाशों का कब्रिस्तान माना जा रहा है, जहां हर रोज प्रशासन अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने में जुटा हुआ है। कहीं यूपी पुलिस के हाथ बदमाशों के हौसले पस्त कर रहे हैं, तो कहीं योगी का बुलडोजर अपराधियों का आलीशान आशियाना जमीन दोष कर रहा है। इस बीच ताजा मामला मेरठ के सोतीगंज से सामने आया है, जहां पर शातिर कबाड़ी हाजी मईम उर्फ गल्ला के बाद पुलिस ने 32 कबाड़ियों की संपत्ति की लिस्ट तैयार की है, और बहुत जल्द इन सब की सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति पर योगी का पीला पंजा झाड़ू लगाने वाला है। हैरानी की बात तो ये है कि सूबे में गली गली घूमकर कबाड़ इकट्ठा करने वाले कबाड़ियों की संपत्ति करीब हजारों करोड़ रुपए बताई जा रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक चोरी के वाहन काटने वाले इन कबाड़ियों की बेनाम संपत्ति पुलिस जब्त करने की तैयारी में जुटी हुई है। कबाड़ियों के नए ठिकाने का भी पुलिस पता लगा रही है और दूसरी तरफ पुलिस ने हाजी गल्ला की पीर वाली कोठी पर पुलिस तैनात कर दिए हैं। सोतीगंज में पुलिस और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि इनका कंट्रोल रूम सदर थाने में होगा, जहां से पूरे सूबे के अंदर इन पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि गल्ला के अलावा सोतीगंज के 1 या 2 नहीं बल्कि 32 कबाड़ी इस वक्त पुलिस के रडार पर हैं। इनकी करीब 10 अरब यानी कि 1000 करोड़ की संपत्ति है, जिस पर अब बहुत जल्द योगी का बुलडोजर चलने वाला है। इनकी बेनाम संपत्ति के बारे में जानकर तो एक बार पुलिस अधिकारियों के भी हाथ पैर फूलने लगे। ऐसे में पुलिस का तो ये भी दावा है कि चोरी के वाहन काटने वाले सोतीगंज के कबाड़ियों ने अब अपना ठिकाना भी बदल लिया है और पुलिस के डर से वो दर दर की ठोकरें खाते हुए फरार घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस कहां इनका पीछा छोड़ने वाली है? इनका पता लगाने के लिए पुलिस जांच में लग गई है। एसएसपी ने बताया कि चोरी के वाहनों के पार्ट्स कबाड़ियों ने कहां छुपाए हैं, इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। हाजी इकबाल इनका सरगना था, जिसके खिलाफ अभी हाल ही में एक्शन लिया गया और कार्यवाही करते हुए उसकी करोड़ों की संपत्ति को पहले ही जब्त किया जा चुका है। आपको बता दें कि ऐसे में पुलिस के मुताबिक कबाड़ियों के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि सोतीगंज में करीब 165 दुकानें और गोदाम हैं, जिन पर कार्यवाही होनी तो तय है। इनमें से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में पहले ही ले लिया है, जिनसे सोतीगंज की सारी जानकारी ली जा रही है। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।